आज हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो इंक्लूड होगा। जैसे हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लाइट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का जो पोस्ट आया है उसके सिलेबस में एक है अपना नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना है, उसके अंदर लाइट का इफेक्ट पड़ना है। नेचुरल फिनोमेना में तो लाइट ही आएगा, अर्थ क्यूब भी आता है, तो हम लाइट इफेक्ट पढ़ेंगे। पूरे लाइट को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, इसमें कोई भी समरी नहीं, पूरा लाइट पर कवर अप करेंगे हम लोग। और हम क्वेश्चन भी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं हम लोग साथ साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम लोग लाइट को शुरू करते हैं, नेचुरल फेनोमेनन को। ठीक है, तो नेचुरल फेनोमेनन में क्या होगा? नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना में ये चीज होगा, एक तो अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक होगा। दूसरा जो है अपना लाइट होगा, ठीक है। और क्या होगा? और कुछ होगा क्या? नहीं ना, अर्थक्वेक और लाइट नहीं। फिलहाल। और कुछ होगा, बट अब फिलहाल अर्थक्वेक और लाइट, जिसमें हमको लाइट के बारे में अभी हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। ऐसे हमको पढ़ना अर्थक्वेक का भी है, थोड़ा बहुत ओवरऑल नॉलेज अर्थक्वेक का भी होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ नेचुरल फिनोमेना, तो अर्थक्वेक भी उसके अंदर आता है। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं लाइट। तो है, ये सबको पता होगा लगभग, लाइट क्या है ये सबको पता होगा। एक हम ये देखते हैं, ये क्या है? SUN, सन। ये अपना सूरज है, सन है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, पता है सबको। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यस। इसके अंदर, जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये जब सनलाइट, इसका जो हीटिंग इफेक्ट है, लाइट जो है नीचे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है अपना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ये जो है ना, ये इसका एक होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर ही होगा, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, एम के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, एम के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ EMW क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसकी वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है स्पेस में, कहाँ पे? इन स्पेस। स्पेस में इसका वेलोसिटी क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होगा स्पेस में, वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये पूछा जाता है ये सब, कि क्या है स्पेस में, किसका स्पीड कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे देखेंगे, स्पेक्ट्रम देखेंगे, किसका कितना इंडेक्स है, ये सब भी पूछा जाता है। वो चीज हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये स्पीड है स्पेस में। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि स्पेक्ट्रम, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं स्पेक्ट्रम को, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम
टाइप्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो कौन कौन से टाइप का होता है, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि गामा का नाम सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे, आई होप सबको पता होगा। गामा रे होता है, दूसरा क्या होता है अल्ट्रा रे होता है, एक एक्सरे का नाम सुने होंगे सभी लोग, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रा, नाम सुना होगा, सुना सुना लगता होगा सबको ऐसा। रेडियो वेव सुने होंगे, माइक्रोवेव, माइक्रो सब सुने होंगे। कई बार इसको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ऐसे में कोई लोग जानते हैं GUXVIRM, गामा, अल्ट्रा, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रा, रेडियो, माइक्रो। माइक्रो ये स्पेक्ट्रम का टाइप्स हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसका फंडा ये है कि ये जो इसका ऑर्डर है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं इस ऑर्डर में GUXVIRM, ये ऑर्डर माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है इस ऑर्डर में कि किसका ज्यादा वेवलेंथ होगा, किसका कम वेवलेंथ होगा, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है, किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है, ये चीज देखने के लिए। तो इसका फंडा हम ऐसे क्लियर करते हैं, अगर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाए, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपना फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो हम अगर पूछे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका, तो गामा का। गामा का कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका गामा का, मैक्स फ्रीक्वेंसी गामा का। दूसरा फंडा ये है कि अगर नीचे की तरफ से फिर ऊपर जाए तो, नीचे की तरफ से ऊपर जाए तो, नीचे की तरफ से ऊपर जाए तो एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है। एनर्जी जो है ये भी बढ़ता है, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम एनर्जी किसका गामा का, मिनिमम एनर्जी किसका माइक्रो का, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका माइक्रो का। तीसरा फंडा ये है कि ऊपर की तरफ से अगर नीचे की तरफ आए तो, ऊपर की तरफ से अगर नीचे की तरफ आए तो वेवलेंथ, 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 ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ते जाता है। तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका माइक्रो का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा वेवलेंथ का सिंबल है, क्लियर कर देते हैं। लेमडा वेवलेंथ का सिंबल है, इसीलिए हम लेमडा लिखे हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका माइक्रो का, मिनिमम वेवलेंथ किसका, मिनिमम वेवलेंथ किसका, हेलो हेलो, मिनिमम वेवलेंथ किसका लेमडा का, सॉरी गामा का, मिनिमम वेवलेंथ किसका गामा का। तो ये है अपना मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया माइक्रो का, और मिनिमम वेवलेंथ हो गया गामा का, ठीक है। ये हो गया इसका जो फ्रीक्वेंसी है। दूसरा बात क्या है कि ये जो अल्ट्रा रेज है, ये जो अल्ट्रा रेज है, अल्ट्रा रे है, ये अल्ट्रा रे क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन कैंसर के लिए। अल्ट्रा रे जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है स्किन कैंसर के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये विजिबल की बात करें, ये दूसरा जो विजिबल है, विजिबल का रेंज होता है कुछ, इस रेंज में होगा तभी हम इसको देख सकते हैं। इसका रेंज होता है 380 टू 700 नैनोमीटर, 380 टू 700 नैनोमीटर, 380 से 700 नैनोमीटर के रेंज में होगा तो ये विजिबल होगा, ठीक है। विजिबल का इंफ्रा क्या है, इंफ्रारेड का क्या काम है, इंफ्रा क्या होता है, तो जो सन है हमारा, सन का लाइट में बहुत ज्यादा हीट होता है, वो क्यों होता है इंफ्रारेड की वजह से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सन हीटेड
ड्यू टू इंफ्रारे। सन हीटेड ड्यू टू इंफ्रारे। सन जो है हीट करता है वो इंफ्रारे के कारण ही हीट करता है। तो हम इस सीक्वेंस को कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपने याद के लिए, अपने नॉलेज में रखने के लिए। जी मैक्स सबसे ज्यादा जी का, उससे कम यू का, उससे कम एक्स का, उससे कम सॉरी भी का, उससे कम आई का, उससे कम आर का, रेडियो का, उससे कम माइक्रो का। ये किसका ये किसका ये किसका अरेंजमेंट हुआ? मैक्सिमम क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का, ये हुआ फ्रीक्वेंसी का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका? गामा का। उसके बाद किसका? अल्ट्रा का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका? माइक्रो का। ये चीज हो गया फ्रीक्वेंसी का। चाहे एनर्जी भी बोल दो, एनर्जी भी सेम था ना, एनर्जी भी सेम था, एनर्जी भी बोल दो। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका? गामा का। सबसे कम एनर्जी किसका? माइक्रो का। ये चीज पूछेगा, ध्यान रखना। दूसरा, गामा का सबसे कम, उससे उससे ज्यादा उससे ज्यादा अल्ट्रा का, उससे ज्यादा एक्सरे का, उससे ज्यादा विजिबल का, उससे ज्यादा इंफ्रा का, उससे ज्यादा रेडियो का, उससे ज्यादा माइक्रो का। ये कौन चीज है? वेवलेंथ। 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 वेवलेंथ, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वेवलेंथ किसका? गामा का। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका? सॉरी, मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ किसका? माइक्रो का। मिनिमम वेवलेंथ माइक्रो किसका? का। ठीक है, गामा। इतना क्लियर है। ये ओके। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टेड चीज था, ध्यान रखने के लिए हमें याद होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो गामा का, सॉरी हाँ गामा का होता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी माइक्रो का होता है। मिनिमम वेवलेंथ जो है गामा का होता है, और मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो माइक्रो का होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखते हैं। दोस्तों बड़ी अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। एक बार हम इसको फिर से सजाते हैं। GUX VIRM, यही था ना? गामा, अल्ट्रा, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रा रेडियो, माइक्रो, यही था ना स्पेक्ट्रम। ये भी को हम क्या बोले थे? भी को हम लोग बोले थे विजिबल। विजिबल विजिबल बोले तो क्या? डेट इज लाइट। विजिबल है यार, इसका मतलब लाइट होगा, तभी तो हम इसको देख सकते हैं। क्या गामा को देख सकते हैं? एक्सरे को देखते हैं? नहीं ना देखते हैं। लेकिन विजिबल को देखते हैं, तो क्या लाइट को देखते हैं हम। तो विजिबल जो होगा, उसका कहने का मतलब है कि ये चीज लाइट है, ठीक है। तो लाइट में हम लोग पढ़े थे कि बचपन में पढ़े होंगे कि 6-7 कलर होता है। एक व्हाइट लाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें 6-7 कलर होता है। क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है। इसको लिखते हैं VIBGYOR, विबग्योर। ऐसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो जब लिखते हैं तो इसका भी फंडा यही है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेरा वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ किसका? रेड कलर का। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका? रेड कलर का। मिनिमम वेवलेंथ किसका? भी का। मिनिमम वेवलेंथ किसका? भी का। ये मिनिमम वेवलेंथ हुआ इसका, ठीक है। दूसरा बात, कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है। तो मैक्सिमम एनर्जी किसका? भी का। मिनिमम एनर्जी किसका? रेड का, ठीक है। तीसरा बात, तीसरा बात, कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो कहने का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका?
वायलेट का, वायलेट कलर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका? रेड कलर का, रेड कलर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका? मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका? रेड कलर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा और वायलेट कलर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। ये फंडा क्लियर है सबको? इसको हम कुछ सजा के इस तरह से लिख लेते हैं, v ग्रेटर, i से ग्रेटर v, इसके बाद b, इसके बाद g, इसके बाद y, इसके बाद o और लास्ट में r। ठीक है, ये किसका अरेंजमेंट हो जाएगा भाई? सबसे ज्यादा v का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, अभी पढ़े थे, एफ आर ई क्यू यू। सबसे ज्यादा v का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, एनर्जी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। और रेड कलर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रेड कलर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रेड कलर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी और वायलेट कलर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका जो विजिबल रेंज होगा ये होगा 380 नैनोमीटर और रेड कलर का जो होगा वो होगा 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कम है और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसको हम 700 नैनोमीटर तक देख सकते हैं और इसको बस 300 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर तक ही देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट का जो है प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है? लाइट का जो इसेंशियल प्रॉपर्टी है, जो कि काम का प्रॉपर्टी, उसको हम लोग देखेंगे। एक तो है अपना रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। कोई बता सकता है कि जो मोबाइल फोन का टावर होता है उसके ऊपर एक रेड कलर का लाइट जलता है, वहां पे रेड कलर का लाइट ही क्यों जलता है? वहां पे ब्लू क्यों नहीं जलता है? वहां पे ऑरेंज क्यों नहीं जलता है? वहां पे वायलेट क्यों नहीं जलता है? वहां पे रेड क्यों नहीं जलता है? कोई बता सकता है? मैं बताऊंगा इसका आंसर अभी आगे। तीसरा आता है स्कैटरिंग, चौथा आता है डिस्पर्सन, चौथा आता है डिस्पर्सन। ये चारों जो है ये काम का है, काम का है। ठीक, ये चारों जो लाइट की प्रॉपर्टी है ये अपने काम की है। तो पहला एक एक करके हम देखते हैं इसमें। पहला प्रॉपर्टी सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन है क्या एक्चुअली? मान के चलते हैं ये एक मिरर है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का एक मिरर है, इस पे एक नॉर्मल डालते हैं, ठीक है। कोई लाइट जो है इस पे आता है, इस पे आया, यूं आया और यूं गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है भाई, नहीं दिख रहा है क्या? ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल ये है और ये एंगल ये है, दोनों का ये आई है, ये आर है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये दोनों इक्वल बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, नॉर्मल जो रेज होता है आर ऑन सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन पे होता है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी v है, f है, फ्रीक्वेंसी या फिर लेमडा है, कभी चेंज नहीं करता है रिफ्लेक्शन में, ओनली फेज चेंज होता है। इस बात को लिख लो, वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लेमडा आर नॉट चेंज
not change in reflection, not change in reflection, only change phase, ओनली फेज चेंज होता है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ कभी भी चेंज रिफ्लेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की बातें थी जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं रिफ्रैक्शन। दूसरा देखते हैं रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि जब लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू another medium called रिफ्रैक्शन। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करता है तो इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहां से एक लाइट, यार गलत हो गया थोड़ा सा, ये इसको मानते हैं। यहां से एक लाइट डाले, ठीक है, ये दूसरा मीडियम है, ये एयर है, ये इसको एयर बोलते हैं, और ये वाटर है, इसको जो है डेंसर बोलते हैं। ये डेंसर है, ये रेयर है। यहां से ये जब आएगा तो ऐसे बेंड करेगा ये। ठीक है, ये आर है और ये जो है आई है। ठीक है, इसमें इस कंडीशन में जो होता है रिफ्लेक्शन के कंडीशन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई जो है बड़ा होता है आर से, देख रहे हैं आर का एंगल छोटा है और आई का एंगल बड़ा है, देखने से भी लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब जब लाइट एयर से डेंसर में आता है, जब लाइट एयर से वाटर में आएगा तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एनर्जी एनर्जी सेम रहेगा, कलर सब सेम रहेगा, फेज सेम रहेगा। ये कब सेम रहेगा? जब लाइट एयर टू वाटर में आएगा। ठीक है, जब लाइट एयर टू वाटर मतलब रेयर से डेंसर में आएगा तो, रेयर से डेंसर में आएगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो कम जाएगा, वेवलेंथ भी कम जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा, फेज चेंज रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये जिस वेलोसिटी से आ रहा था यहाँ पे कुछ है, एयर में था, फ्री था, यहाँ पे इसके नीचे वाटर है, इसके नीचे पानी है, यहाँ पे इसको फोर्स यहाँ पे आके स्टॉप हुआ थोड़ा सा, इसका वेलोसिटी कम जाता है, वेलोसिटी कमने के कारण ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसका एंगल छोटा होता है, इसका एंगल बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये चीज हम देख लिए कि ये नॉर्मल जब एयर से वाटर में आएगा तो जो आर है हमारा, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन है, वो नॉर्मल की तरफ टुवार्ड मूव मूव करेगा, टुवार्ड द नॉर्मल। ठीक है, मूव करेगा टुवार्ड द नॉर्मल। इतना चीज हम देख चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ये है, ये है। ठीक है यार, क्यों आज पता नहीं हमसे डायग्राम ही नहीं बन रहा। ये है, ये है वाटर, ये अभी क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। अब ये है डेंसर, इसको मान लेते हैं डेंसर माने हैं, इसका मतलब इसको ग्लास ग्लास लेते हैं,
और इसको वाटर लेते हैं, ठीक है। इसको ग्लास लिए और इसको वाटर लिए, ये एंगल ऑफ आई है और ये जो है एंगल ऑफ आर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आई है छोटा होगा आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, कलर सेम होगा। किस केस में? जब लाइट रेयर मीडियम में आएगा तब। वहां पे देखे थे, पीछे देखे थे हम लोग, यहाँ पे क्या देखे थे, लाइट डेंसर मीडियम में आता है तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, सॉरी वेलोसिटी और वेवलेंथ कम जाता है, फ्रीक्वेंसी बाकी कलर सब सेम होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जब लाइट रेयर में आता है, व्हेन लाइट गोज इन फ्रॉम डेंसर टू डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, जब डेंसर से रेयर में आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी, कलर, एनर्जी सब कुछ बाकी जो है सेम होगा, ठीक है। तीसरा चीज देखते हैं अब, एक एक चीज देखते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करेंगे तो ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। एक सबसे खास बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद भी होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है वैक्यूम के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है ग्लास के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है वाटर के लिए। बाकी काफी है, देख लीजिएगा आप लोग। लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, दो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तीसरा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, मान के चलिए कि ये कोई लाइट का बीम है, अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट का जो बीम है, बीम का मतलब कि बहुत बड़ा बंडल लाइट का जा रहा है, सामने एक कोई भी पार्टिकल आ जाता है, लाइट का बीम जा रहा है, कोई सामने एक बड़ा सा पार्टिकल आ गया, इस पार्टिकल पे ये बीम ऑफ लाइट टकराया, जैसे ही ये लाइट यहाँ पे टकराता है तो कुछ इस तरह का स्कैटर्ड होता है, लाइट जो है बिछड़ जाता है, स्कैटरिंग करता है, इस तरह का होगा, लाइट जो है स्कैटरिंग होना शुरू कर दिया, लाइट अपना स्कैटरिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। लाइट जब अपना स्कैटरिंग करना शुरू कर देता है, लाइट जब अपना स्कैटरिंग करना शुरू कर देता है तो क्या होता है इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। और ये क्या है, पार्टिकल से, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आई है ये परपेंडिकुलर होता है 1/λ पावर 4 का, 1/λ के पावर 4 का।
जो अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये परपेंडिकुलर होता है 1/λ के पावर 4, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगा देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मिनिमम। अगर वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है तो लाइट का स्कैटरिंग जो है वो मिनिमम हो जाता है। ये पॉइंट बना के इस चीज को लिख लीजिए एकदम से कि इफ द वेवलेंथ इज हाई देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम आई लिख रहे हैं, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज क्या, मिनिमम। ठीक है। दूसरा मेन बात क्या है, हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है। हम क्या पढ़े कि जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो लाइट का स्कैटरिंग जो होगा वो कम जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है। तो मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, मोर वेवलेंथ रेड कलर का होता है। तो इसका मतलब ये मिनिमम स्कैटरिंग करेगा, कम से कम स्कैटरिंग करेगा ना रेड कलर, जब वेवलेंथ ज्यादा है रेड कलर का तो कम से कम स्कैटरिंग करेगा, कम से कम स्कैटरिंग करेगा। यही कारण है, यही कारण है कम स्कैटरिंग करता है। यही कारण है कि रेड कलर को एक फोन के टावर के ऊपर लगाया जाता है ताकि हम दूर से भी उसको देख सके, दूर से भी वो विजिबल हो सके। ठीक है। इसका 780 नैनोमीटर है ना, ताकि हम दूर से भी इसको देख सके। चूंकि ये स्कैटरिंग करेगा नहीं, कोई भी पार्टिकल से टकराएगा फिर भी ये दिखाई देगा ही, चूंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम है। शायद आप लोग को थोड़ा सा भी समझ आया होगा। तीसरा मेन बात ये देखते हैं कि जो अपना स्काई है वो ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होता है। वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज मिनिमम। हमको पता है ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। अभी हम लोग पीछे देखे हैं इस चीज को। जब इसका वेवलेंथ कम होता है तो मतलब ये मोर स्कैटरिंग, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करता होगा कि नहीं। यही कारण है कि आकाश जो है नीला दिखता है पूरा हमें। ठीक है। क्यों दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चौथा प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्पर्सन। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है। डिस्पर्सन क्या होता है डिस्पर्सन क्या होता है ये देखते हैं, डिस्पर्सन क्या होता है। ठीक है। ये दो मीडियम है, ये मीडियम है, ये नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल है, सबको पता होता ही है, ये सिंपल बात है। डिस्पर्सन क्या होता है, यहाँ से कोई टॉर्च जलाया, ठीक है, यहाँ से कोई टॉर्च जलाया, तो ये ऐसे बताए थे ना, व्हाइट कलर का 7 कलर होता है। कोई मान के चलो यहाँ से एक व्हाइट लाइट को ऑन कर दिया, व्हाइट लाइट हम मानते हैं यहाँ से जगा दिए। ठीक है। जैसे ही जगाए तो रेड कलर इधर भाग गया, ब्लू कलर इधर आया, बाकी जो कलर है बीच में है आपका। रेड कलर का एंगल ये हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब डिस्पर्सन हुआ तो ब्लू लाइट आर मोर डेविएटेड ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। ब्लू लाइट जो है सबसे ज्यादा डेविएट किया है। देखिए ये जो लाइट है ये आया थोड़ा सा इधर घुमा, लेकिन यहाँ से ये लाइट आके बहुत ज्यादा इधर कर्व हो गया है, और उससे भी ज्यादा तो ये ब्लू कर्व हो गया है, एकदम से पूरा टेढ़ा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लू लाइट जो है सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। क्यों हुआ है, ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। ब्लू लाइट लिख लीजिएगा बिल्कुल इस पॉइंट को, ब्लू लाइट इज मोर डेविएटेड ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। सब कुछ पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग कि किसका फ्रीक्वेंसी कम किसका ज्यादा। ठीक है। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। ठीक है। दूसरा इंटरेस्टेड बात क्या है कि मिनिमम डेविएशन किसका है सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड 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 कलर का है ना, ड्यू टू हाई वेवलेंथ। मैक्सिमम, सॉरी सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम ना, मिनिमम मिनिमम डेविएशन किसका है, रेड कलर का। क्यों है,
ड्यू टू, क्या होता है रेड कलर का? ड्यू टू हाई वेवलेंथ लेमडा एंड लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के कारण और हाई वेवलेंथ के कारण इसका सबसे कम डेविएशन है, और यही कारण है कि टावर के ऊपर रेड कलर का लाइट लगाया जाता है। शायद ये पूरी क्लियर हो चुका होगा। इसका एक एग्जांपल हम प्रिज्म के जरिए भी देखे होंगे बच्चे में। कोई प्रिज्म लेके ऐसे कोई लाइट जलाते हैं, तो ये जो लाइट है ये ऐसे ऐसे हो जाता है। ये हमारा रेड होता है, ये हमारा ब्लू होता है। ब्लू रेड वगैरह कम डेविएट करता है और ब्लू वगैरह बहुत ज्यादा डेविएट कर जाता है। ठीक है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से हम एक चीज और बता सकते हैं आपको कि देखें ना कि ये कम डेविएट किया है, ये ज्यादा डेविएट किया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये तेजी से भागा है, ये तेजी से नहीं भाग पाया। मतलब रेड का वेलोसिटी हाई होता है, ब्लू का वेलोसिटी लो होता है। रेड का वेलोसिटी हाई होता है, ब्लू का वेलोसिटी लो होता है। ठीक, इतना चीज कर चुके हैं। लगभग लगभग लाइट हम लोग कवर कर चुके हैं। एक थोड़ा सा रह जाता है, चूंकि नेचुरल फिनोमेना बोला गया है, तो एक इसमें हम एक रेनबो भी पढ़ लेते हैं। रेनबो भी पढ़ लेते हैं, शायद कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए। नहीं होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रेनबो भी देख लेते हैं। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रेनबो। रेनबो क्यों बनता है? कोई पूछता है कि रेनबो क्यों बनता है, तो वो है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका सीधा जवाब है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर बारिश, अगर अगर वेन अगर बारिश जो है ईस्ट के तरफ हो रहा है, तो जो रेनबो होगा वो वेस्ट की तरफ दिखता है। दिखता है ना? दरअसल में ऐसा ही होता है, अगर बारिश ईस्ट की तरफ हो रहा है तो रेनबो हमें वेस्ट की तरफ ही दिखेगा भाई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है सामने, कि शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस समय हमें स्काई का कलर जो है रेड क्यों दिखता है? वाई सन इज रेड, द सन करो, द सन इज रेड ड्यूरिंग द सनसेट। ठीक है, शाम के समय हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आकाश, आसमान जो है पूरे रेड हो चुका है? ठीक है, ऐसा क्यों दिखता है? तो देखिए, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अपना अर्थ है, इसके चारों तरफ सूरज चक्कर काट रहा है। इसके चारों तरफ क्या है? सूरज चक्कर काट रहा है। ये क्या है? सन है, सन चक्कर काट रहा है, सन है। सन का रे भी आ रहा है इस पे। ठीक है, एक्चुअली जब देखते हैं तो दिन में जो है सूरज जो है, दिन में जो सन है हमारा यहाँ पे होता है, ऐसे लाइट डालता है। लेकिन शाम के समय यही सन कहाँ यहाँ पे आ जाता है, इधर आ जाता है, यहाँ से पृथ्वी पे लाइट डालता है, यहाँ से ये पृथ्वी पे लाइट डालता है। लेकिन जब सूर्य अस्त दिन का समय होता है, नून का समय होता है, उस समय सन एकदम डायरेक्ट सामने होता है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है। लेकिन शाम के समय यही सूर्य जो है, यही सन जो है दूर चला जाता है, तो यहाँ से अपना लाइट पृथ्वी के ऊपर डालना शुरू करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लाइट को है ना, सन की लाइट को पृथ्वी पे पड़ने में कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम, शाम के टाइम, यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअली, एक्चुअली एक्चुअली लाइट हैज टू लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड
at the evening to reach the अर्थ तक पहुंचने में शाम के समय लाइट को बहुत ही ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। सो ऑल अदर कलर आर स्कैटर्ड, इसीलिए जो है बाकी कलर जो है स्कैटर्ड हो जाता है और ओनली विजिबल रेड कलर और ओनली विजिबल रेड कलर, हमें सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है। देन हम कहते हैं कि जो मेरा आसमान है वो रेड हो चुका है। ठीक है, यही मेन रीजन है। तो हम लोग लाइट पूरा कवर कर चुके हैं, लगभग हम सारे कंसेप्ट को इसमें मेंशन कर चुके थे। क्या किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका कम है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका मिनिमम वेवलेंथ है, कौन सा टाइप्स है स्पेक्ट्रम का, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ पढ़ चुके हैं नेचुरल फिनोमेनन के अंदर। लाइटिंग इफेक्ट खत्म। तो गाइज थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, अर्थ क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।